तो सर नैस न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की बात में किसान आंदोलन और किसानों पे हुए लाठीचार्ज को लेकर हम अपने सहयोगी अमिताभ के साथ चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ, अब किस तरह से इसे देख रहे हैं? 5 तारीख को जब किसानों की महापंचायत है, सरकार के लिए क्या मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी खास तौर पर, क्योंकि हरियाणा में लगातार जो सरकार है और हरियाणा की जो पुलिस है वो किसानों पर बल प्रयोग कर रही है। हमने पहले भी देखा, पंजाब से किसान चले थे, हरियाणा में उन पर बल प्रयोग हुआ, उत्तर प्रदेश से किसान चले लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा में बल प्रयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले वक्त में सरकार के लिए मुश्किल खड़ी नहीं होगी आज के इस लाठीचार्ज के बाद? देखिए शकील, अगर बात की जाए कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है बहुत दिनों से, एक अगर आप देखेंगे किसानों की मोदी सरकार जब पहली बार आई थी तो उनका ये कहना था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे ये किसी को नहीं पता था। अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से, पिछले 9 महीने से किसान यहाँ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और राकेश टिकैत जो इनके बहुत बड़े नेता आज की डेट में बन चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, तो वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम दिल्ली का लखनऊ का घेराव करेंगे। फिर जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो वो वहाँ भी गए थे, वो तमिलनाडु भी जा रहे हैं, वो पंजाब भी जा रहे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ लोग उसको राजनीतिक भी मतलब महत्व दे रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने बंगाल में भी वही किया, हर जगह वो ये बातें आ रही कि वो राजनीति। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 9 महीने से पहले क्या होता था कि पहले अगर किसान एक हफ्ते 10 दिन भी अगर अगर 10 दिन भी प्रोटेस्ट कर देती तो सरकार या तो उस कानून को वापस ले लेती थी या फिर सरकार गिर जाती थी, ऐसी स्थिति होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि पिछले 9 महीने से सरकार किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे, लेकिन ना तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही किसानों की सिर्फ एक ही मांग है। किसानों का सिर्फ इतना ही कहना है कि ये तीनों बिल जो है, ये जो कानून है, ये काले हैं और इनको वापस किया जाए या इनको मतलब ख़त्म ही कर दिया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर आपको इसमें कोई काला कानून लग रहा है, अगर आपको कुछ इसमें गलत लग रहा है तो आप हमें बताइए, हम उस सेक्शन को ख़त्म कर देंगे या उस सेक्शन में हम बदलाव करेंगे। लेकिन किसान की मांग वही है, सरकार की मांग वही है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें नुकसान किसका और आम जनता की हो रही है? अभी हमारे ही चैनल पे एक वीडियो डली है जिसमें साफ साफ किसान नेता का कहना है कि अगर आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, उसमें जाके उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि हमने सिर्फ ये वाला रास्ता ब्लॉक किया है, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि दूसरा रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। इससे क्या होगा कि जब आम जनता परेशान होगी तो वो जो यहाँ पे जिसका अगर आपने देखा होगा कि शाहीन बाग वाला ऐसे ही हुआ था कि शाहीन बाग में एक रास्ता ब्लॉक था, दूसरा रास्ता पुलिस ने ब्लॉक किया, उसका जो नतीजा देखा हम सब ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए। तो यही चीज़ें हर जगह हो रही है। अगर आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, हालांकि हम इस वीडियो को पुष्टि नहीं करते कि वो सही है या गलत है। अगर जैसे वरुण गांधी ने उस वीडियो को ट्वीट भी किया और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो एडिटेड है। ये माफ़ कीजिएगा, ये वरुण गांधी की बात है, जो वरुण गांधी बीजेपी से ही सांसद हैं। उनका ये कहना है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वीडियो एडिटेड होगा, लेकिन अगर एडिटेड नहीं है तो पुलिस ने बहुत गलत किया है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये वरुण गांधी का कहना है। लेकिन वही चीज़ है कि उस वीडियो में साफ साफ जो एसडीएम है वो कह रहे हैं कि यहाँ से एक भी किसान वापस सुरक्षित मतलब सीधे सीधे नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहे हैं तो उनका सर फूटा होना चाहिए। जिसके बाद बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें किसानों के कपड़े लहूलुहान हैं। उसमें एक किसान के अगर आप देखेंगे तो वो भगत सिंह का बिल्ला लगा के बैठा हुआ है, उसकी फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। जैसे कहा जाता है कि देश में एक नारा दिया था कि लाल जय जवान जय किसान, तो जब जय जवान और जय किसान का ये नारा अगर एक साथ दिया गया था तो फिर जवान और किसान जब आमने सामने हैं तो फिर इस तरीके की मतलब तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं कि उनके या किसी ना किसी के परिजन उसमें शामिल है? क्योंकि अगर ये हरियाणा के ही लोग हैं, हरियाणा के ही टोल प्लाजा पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम जैसे मतलब आपके जो परिजन हैं, हो सकता है आपके किसी दोस्त या किसी भाई के उसमें परिजन, क्योंकि लगभग अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के मोस्टली गांव के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसका उदाहरण हमने ट्रैक्टर यात्रा के दौरान देखा था कि किसानों की कितनी बड़ी संख्या पहुंची थी। तो ये कहना गलत है कि सरकार हमेशा ये दलील देती है कि इसमें सिर्फ कुछ राज्यों के किसान हैं।
कुछ राज्यों के किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए, जैसे पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। लेकिन किसान हैं तो अगर कुछ भी समस्या है, सरकार का यही कहना होता है, सरकार हमेशा कहती है कि जब तक हमारी योजना अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच जाती है तब तक हम उसको योजना को ख़त्म नहीं करेंगे या वो हमारे लिए पूरा सफल नहीं हुआ। तो फिर अगर एक भी किसान नाराज है उसके आपके बिल से या किसी कानून से, तो आप उसको खुश करने के लिए या अगर मैं कहता हूँ कि अगर कानून सही हैं तो फिर ये बात किसानों को क्यों नहीं समझ आ रही, या आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर उनको आप विश्वास में कैसे नहीं ले पा रहे हैं कि ये चीज़ें सही हैं। बिल्कुल, सरकार विश्वास में नहीं ले पा रही है। सरकार अपनी बात पर रुकी हुई है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और किसान कह रहे हैं कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं अमिताभ, जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो सामने आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान अब तक हम नहीं देख पा रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो किसानों का मुद्दा है, अगर इसे हम चुनावी राजनीति से जोड़ के देखें तो आने वाले वक्त में पंजाब में खास तौर पर बीजेपी के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहां ये 5 तारीख को महापंचायत हो रही है, मुश्किल खड़ी हो सकती है सियासी तौर पर बीजेपी के लिए। देखिए, अगर बात की जाए कि पहले पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि पंजाब में बीजेपी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी इसके पहले अकेले नहीं लड़ती थी, वो अकाली दल के साथ लड़ती थी। अकाली दल के साथ जब वो लड़ती थी तो भाजपा को सिर्फ मुश्किल से 22 से 23 सीटें मिलती थी चुनाव लड़ने के लिए। उसमें भाजपा उन जगहों पर जीत के आती थी जहाँ शहरी क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र में किसान नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा कहीं है ही नहीं। तो जब वो अकाली दल के साथ गठबंधन में थी तो अकाली दल ग्रामीण क्षेत्र में था। अकाली दल को इसी बात का डर सता रहा था कि अगर किसान जो बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पे या अलग अलग राज्य के अलग अलग जगहों में प्रदर्शन कर रहे थे, अगर ये उग्र होते हैं या फिर ये लंबा चलता है तो इससे अकाली दल को नुकसान होगा। अकाली दल ने यही सोच, पहले जब ये बिल पहली बार आया लोकसभा में तो अकाली दल ने वहाँ समर्थन किया, उसका वो प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब बिल पे अमरिंदर सिंह ने तगड़ा विरोध किया और कई किसान संगठनों ने इसका विरोध किया, तो फिर अकाली दल को भी अपने फैसले वापस लेने पड़े। और इसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पुरानी दोस्ती बीजेपी की जिस पार्टी से थी वो अकाली दल थी, उससे उसका गठबंधन टूट जाता है। हरसिमरत कौर बीजेपी सरकार में मंत्री थी, एकमात्र मंत्री बची थी एनडीए घटक दल के, उसमें उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए और बीजेपी पंजाब में पूरी तरह से अकेले हो गई। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी को वहाँ तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में थी और वो वही चीज़ें, वो ट्रेंड बरकरार रहेगी। क्योंकि लेकिन अगर आप देखेंगे कि हरियाणा में बीजेपी को पहली बार जब 2014 में सरकार बनी थी तो 2014 में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी। तो इन्हें ऐसा लगा था कि हो सकता है 2019 में हम फिर जीत के आए। उन्होंने खट्टर के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना भी पड़ा क्योंकि कई वर्ग बीजेपी से नाराज चले थे। उसका खामियाजा इतना भुगतना पड़ा इनको कि सीधा 47 सीट से इनकी एक भी सीटें नहीं बढ़ती हैं और ये 40 सीट पे आए थे। इनको गठबंधन की सरकार चलानी पड़ती है दुष्यंत चौटाला के साथ। दुष्यंत चौटाला के हाथ में अभी एक तरह से कह लीजिए बीजेपी वहाँ पे मजबूत तो हुई है, मतलब एक तरह से 47 से 40 आ गई, कमज़ोर हुई है, लेकिन कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है। तो दुष्यंत चौटाला इस टाइम पे एक तरह से समझ लीजिए कि वो ट्रम्प तुर्क का एक्का है, वो जिसके साथ जाएंगे उन्हीं की सरकार रहेगी। अभी वो बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी को इस बात की डर सता रही है कि 2-2.5 साल तो बीत गए हैं, 2.5 साल और चलाने हैं, जैसे तैसे इनके साथ चला लेते हैं। लेकिन किसानों का जो मुद्दा है, बीजेपी ये हमेशा ये कहती है, बीजेपी के कई सारे किसान नेता, यहाँ तक कि अभी हाल ही में जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी ने नई दिल्ली से जो सांसद हैं बीजेपी की मीनाक्षी लेखी उनको शामिल किया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनमें पूछा जाता है कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, वो कहती हैं कि किसान नहीं है ये मवाली हैं। तो उसके बाद उनको इस बयान को वापस भी अपना लेना पड़ा। तो ये कहना है कि जब बीजेपी या सरकार या अलग अलग दल जो बीजेपी के घटक दल हैं वही इनको किसान मानने को तैयार नहीं है तो फिर ये इनके साथ नरमी कैसे रख सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि जब 2024 में चुनाव होगा उस टाइम पे 2024 में अप्रैल मई के आसपास लोकसभा का चुनाव होगा। उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तो उसके साथ 3 राज्यों का चुनाव होगा, 2 राज्यों का चुनाव होगा जिसमें एक महाराष्ट्र रहेगा और एक
हरियाणा रहेगा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार नहीं है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो गठबंधन है। लेकिन इस किसान आंदोलन का उनको 2014 में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो 11 सांसद, जो 11 लोकसभा सीट है हरियाणा की, वो बीजेपी के पास है और 2014 में भी यही था। तो उसका कहीं ना कहीं इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 11 सीटें कम होनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ 11 सीटें नहीं, सिर्फ एक प्रदेश भी कम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं। और पिछले 9 महीने से तो हरियाणा में टोल प्लाजा ही मतलब इन्होंने कब्जा कर लिया है किसानों ने, और किसी भी आम जनता के वहाँ पे आने जाने की पूरी खुली आज़ादी, वो टोल नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वहाँ पे भुगतना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में तो अगले साल चुनाव है 2022 में, तो अगर आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने कई सारे जो भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री बनाए हैं उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल दी। उसके बाद अपने वहाँ पे जो वहाँ के दिग्गज सांसद हैं संजीव बालियान, उनको लगा दिया कि आप क्या नाम है, इनको डैमेज करिए, इनको डैमेज कंट्रोल करिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो वो किसानों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ जिसकी तरफ किसान होते हैं उनकी सरकार बन क्या जाती है कि मतलब उनको ज़्यादा वहाँ पे सीटें मिल जाती हैं, तो उसका फ़ायदा तो दिखेगा। अभी उसका नुकसान हो सकता है, अभी ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अंतिम दिन तक या अंतिम समय तक रणनीति बनाने में माहिर है, जो अन्य दल नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं, मायावती कहीं उतरती नहीं है। तो अन्य दल जो इस तरीके से अभी बैठे हुए हैं या कह लीजिए आलसपना दिखा रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी अभी उनसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो ये कहना अभी ज़्यादा जल्दी होगा कि बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन अनुमान जो अभी तक लगाए जा रहे हैं या बड़े बड़े एनालिटिक्स जो अनुमान लगा रहे हैं, वो यही अनुमान निकल के आ रहा है। जो अभी माहौल भी दिख रहा है वही यही माहौल दिख रहा है कि बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने ये कहा, केंद्र में जब सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कुछ महीने बचे हैं 2022 आने में, और ऐसे में 2022 की जब शुरुआत होगी और तभी यूपी में चुनावी शंखनाद बहुत चरम पर होगा। ऐसे में किसान जब ये पूछेंगे कि 2022 आ गया और हमारी आय कहाँ दुगनी हुई, तो उस पर सरकार क्या जवाब देगी? क्योंकि अभी गन्ने की जो कीमत बढ़ाई गई, सिर्फ 5 रुपये उसमें इजाफा किया गया, और किसान इसको भी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा है। और वहाँ जब सरकार ये कहेगी कि 2022 आ गई और किसान पूछेंगे 2022 में आपने आय दुगनी करने की बात कही थी, आपने सिर्फ 5 रुपये बढ़ाए। देखिए इसमें हम मतलब जो मुझे लगता है या मैं कह सकता हूं कि वो ये है कि जब 2022 में आम जनता अगर सरकार से या विपक्ष की पार्टियां सरकार से सवाल पूछती हैं कि 2022 का आपने वादा किया था कि 2022 में जब 2022 आएगा तब तक किसान की आय दोगुनी हो चुकी होगी, लेकिन उसमें फिर ये किसानों के मत्थे ही मर दिया जा सकता है कि इन लोगों ने विरोध किया, कानून लागू नहीं हो पाया या हम इसको लागू नहीं कर पाए, इस वजह से हम दोगुनी नहीं कर पाए। अगर ये लागू हुआ होता तो अब तक इसका असर दिखता। लेकिन वही चीज़ है कि फिर आप किसानों को विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अगर ये कानून सही है, अगर ये सब कुछ सही है, तो फिर किसान आपके विश्वास में क्यों नहीं? सिर्फ क्या एक राकेश टिकैत, अगर आप कभी भी देखिए कि जब कोई बड़ी चीज़ ऐलान करना होता है या बड़ा कुछ करना होता है तो बीजेपी या सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, तो फिर इसमें कहाँ कमी रह जा रही है कि ये 8 मंत्री फील्ड में जाएं? सिर्फ क्या एक राकेश टिकैत के कहने से पूरे किसान एकजुट हो जा रहे हैं? तो अगर एक आदमी के कहने से किसान एकजुट हो रहे हैं, तो फिर 8 9 10 लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो फील्ड में उतर के वो किसानों से बात करके उनकी ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये किसानों का मुद्दा लगातार अभी आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ये और गर्माएगा, क्योंकि 5 तारीख की पंचायत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या वहाँ फैसले होते हैं उस पर भी नज़र रहेगी, और आज जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। लगातार हरियाणा से जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, और सनराइज न्यूज़ ने भी फील्ड रिपोर्ट करके तमाम चीज़ों को दर्शकों के सामने रखा है। वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कि किस तरह से किसान अब नाराज
नाराज हैं और उग्र होते जा रहे हैं, किसानों की नाराजगी बढ़ रही है। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।